देर रात थी, हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। केवल खिड़की के दरारों से सरसराती हवा की आवाज़ आ रही थी। नौकरों के लिए बने छोटे से कमरे में रोहन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। वह अब भी यहाँ के घुटन भरे माहौल का आदी नहीं हो पाया था। जब से उसने इस हवेली में कदम रखा था, कोई अनजानी चीज़ उसके दिमाग पर बोझ डाल रही थी। खट। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने रोहन का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा और गलियारे से आती रोशनी में मालिनी की पतली सी परछाई उभरी। वह अंदर आई। रेशम की पतली पोशाक उसके आकर्षक शरीर से लिपटी हुई थी और उसके नंगे पैर ठंडे संगमरमर के फर्श को धीरे से छू रहे थे। रोहन झटके से उठ बैठा। उसकी आंखों में सतर्कता थी। मालकिन मालिनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और फिर सीधे रोहन की ओर मुड़कर देखा। धीमी रोशनी में उसकी आंखों में एक तड़प थी, लेकिन साथ ही खतरा भी। तुम जानते हो, मालिनी की आवाज़ गहरी हो गई, जिसमें थोड़ी थकान और थोड़ी कड़वाहट मिली हुई थी। मैं पिछले कई सालों से सो नहीं पाई हूँ। रोहन चुप रहा। वह उसकी सांसों को अपने करीब आते हुए महसूस कर सकता था। मेरे पास सब कुछ है, मालिनी ने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज़ धीमी होती गई, जैसे वह खुद से बात कर रही हो। लेकिन लंबी रातें अकेले ये बहुत थका देने वाला है। वह रोहन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे इस नौजवान के सुंदर चेहरे और मजबूत कद काठी पर घूम रही थीं। रोहन, क्या तुम आज रात मेरी मदद कर सकते हो? दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि रोहन अपने शरीर पर उसकी त्वचा की गर्मी महसूस कर सकता था। एक हल्की मीठी लेकिन मोहक खुशबू उसकी इंद्रियों में समा रही थी। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शांत स्वर बनाए रखते हुए कहा, मालकिन, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। मालिनी हल्के से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसके कई मतलब थे। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से रोहन के कॉलर को सहलाया। तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है? रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके मन में एक अजीब सा एहसास जागा। वह मालिनी के असली इरादे का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। यह एक सीधा प्रस्ताव था या सिर्फ एक परीक्षा? मालिनी का हाथ फिसलकर रोहन के कंधे पर आया और फिर उसकी छाती पर रुक गया। जब से वो गुजरे हैं, मुझे किसी ने गले नहीं लगाया। उसकी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य नियंत्रण था। क्या तुम मुझे मना करोगे? रोहन ने महसूस किया कि उसके शरीर की हर नस खिंच गई है। यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, यह एक जाल था, एक खतरनाक जाल, जिसमें अगर वह फंस गया तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने अपना सिर उठाकर सीधे मालिनी की आंखों में देखा। क्या आपको सच में मेरी मदद चाहिए? मालिनी ने अपने होंठ सिकोड़े। उसकी उंगलियां रोहन की मजबूत बांह पर धीरे से फिसली। तुम्हें क्या लगता है? रोहन ने गहरी सांस ली, शांत स्वर बनाए रखते हुए। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मालिक और नौकर के बीच नहीं होनी चाहिए। मालिनी एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से हंसी। तुम दिलचस्प हो, रोहन। उसने अपना हाथ हटा लिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। वह मुड़ी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले वह रुकी। उसकी आवाज़ धीरे से लेकिन तीखेपन के साथ गूंजी, बस मुझे उम्मीद है कि तुम डरपोक नहीं हो। दरवाज़ा बंद हो गया और रोहन अंधेरे में अकेला बैठा रह गया। उसकी सांसें अभी भी स्थिर नहीं हुई थीं। रोहन बिस्तर पर चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें अभी भी तेज़ थीं। दरवाज़ा अभी बंद हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मालिनी की मौजूदगी अभी भी हवा में बाकी है। उसकी हल्की खुशबू अभी भी चारों ओर थी, उसकी हर इंद्रिय में समा रही थी। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना बढ़ रही थी, जो सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक गहरा संदेह भी था। यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं था, यह एक परीक्षा जैसा था, एक जाल जो बिछाया गया था। रोहन मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि मालिनी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह सिर्फ एक अकेली औरत नहीं थी जिसे एक मर्द की गर्मी की ज़रूरत हो। उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था, नियंत्रण, अधिकार और शायद उससे भी गहरी कोई योजना।
वह उठा और खिड़की के पास चला गया। आज की रात पिछली रातों जैसी नहीं थी। हवेली में हवा घुटन भरी हो गई थी, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी गलियारे से एक हल्की सी आवाज़ आई। रोहन तुरंत मुड़ा, उसकी आंखें तेज थीं। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और उसे थोड़ा सा खोला। एक परछाई गुजरी, एक छोटी लेकिन फुर्तीली परछाई, जैसे वह किसी की नज़र में नहीं आना चाहती हो। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस परछाई को गलियारे के कोने में गायब होते देखा। रोहन तुरंत जान गया कि वह युवा नौकरानी प्रिया थी, जो हमेशा उस विशेष व्यवहार से जलती थी जो मालिनी उसे देती थी। प्रिया महत्वाकांक्षी थी। वह हमेशा के लिए नौकरानी नहीं बने रहना चाहती थी। अगर उसे मौका मिलता तो वह ऊंचा उठने के लिए कुछ भी कर सकती थी, भले ही इसका मतलब किसी को भी धोखा देना हो। रोहन कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। गलियारा लंबा और अंधेरा था, केवल नाइट लैंप से आती धीमी रोशनी संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी। रोहन सावधानी से आगे बढ़ा। उसके कदमों की लगभग कोई आवाज़ नहीं थी। प्रिया मालिनी के कमरे के दरवाजे के सामने रुक गई। वह कुछ देर वहाँ खड़ी रही, जैसे हिचकिचा रही हो। फिर उसने अपना कान दरवाजे से सटा दिया, कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। प्रिया को शक हो रहा था। वह जानती थी कि रोहन और मालिनी के बीच कुछ संदिग्ध चल रहा है। वह मूर्ख नहीं थी और रोहन भी उसे बहुत कुछ जानने नहीं दे सकता था। अचानक रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जानबूझकर एक छोटी सी आवाज़ की। प्रिया चौंक गई और जब उसने रोहन को ठीक अपने पीछे खड़ा देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी कांपन थी। रोहन ने जल्दी जवाब नहीं दिया। वह और करीब आया। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें धमकी थी। यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। प्रिया घबरा गई और अपनी उलझन छिपाने की कोशिश करने लगी। मैं बस यह देखने आई थी कि मालकिन को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। रोहन ने सीधे उसकी ओर देखा, कोई भाव न दिखाते हुए। सच में प्रिया ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में सतर्कता की एक किरण चमकी। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? रोहन ने अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। मुझे लगता है कि तुम्हें उन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए जो तुमसे संबंधित नहीं हैं। प्रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे वह यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि रोहन वास्तव में कितना जानता है। उनके बीच एक लंबी खामोशी छा गई। फिर प्रिया ने ताना मारते हुए कहा, मालकिन तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हैं, है ना? रोहन ने जवाब नहीं दिया। प्रिया धीरे से हंसी। क्या तुम जानते हो कि तुम आग से खेल रहे हो? रोहन ने अपनी शांत नज़रें बनाए रखीं। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। वह जानती थी कि यह एक चेतावनी थी, लेकिन प्रिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने झुककर फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज़ में कि केवल रोहन ही सुन सके। तुम्हें लगता है कि तुम खास हो। तुम उन कई लोगों में से एक हो जिन पर उन्होंने पहले भी नज़र रखी है। रोहन ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन बहुत अधिक भावनाएं नहीं दिखाईं। प्रिया ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर मुड़कर चली गई, जिससे हवा में एक असहज एहसास फैल गया। रोहन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ थीं। वह जानता था कि आज रात सिर्फ शुरुआत थी और मालिनी जो खेल खेल रही थी उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था। रोहन गलियारे के अंधेरे में खड़ा रहा। प्रिया के जाने के बाद उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसके कहे शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह पहला नहीं था जिसे मालिनी ने पसंद किया था। अगर ये सच है तो उससे पहले वाले लोग कहाँ गए? वे कैसे गायब हो गए? जिज्ञासा ने रोहन को गलियारे के अंत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जहाँ एक लकड़ी का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। यह वही कमरा था जिसे उसने पहले देखा था, वह कमरा जहाँ मालिनी किसी को भी फटकने नहीं देती थी। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और धीरे से उसे घुमाने की कोशिश की। बंद था, बेशक बंद था, लेकिन जैसे ही रोहन मुड़ने वाला था
उसने अंदर से एक बहुत ही धीमी आवाज़ सुनी, एक हल्की सी आवाज़, जैसे कोई हाँफ रहा हो, जैसे किसी को अंदर कैद करके रखा गया हो। रोहन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, अपना कान दरवाजे से सटा दिया। अब कोई आवाज़ नहीं थी। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा और फिर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे। अगली सुबह जब रोहन मुख्य हॉल की सफाई कर रहा था, हवेली की प्रबंधक श्रीमती शर्मा ने अचानक उसे अपने निजी कमरे में बुलाया। श्रीमती शर्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और रोहन को गंभीर आंखों से देखा। तुम क्या कर रहे हो? रोहन ने शांति से जवाब दिया। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। श्रीमती शर्मा ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती? तुम उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो जिनके बारे में तुम्हें नहीं जानना चाहिए। रोहन को आश्चर्य नहीं हुआ कि श्रीमती शर्मा को यह पता चल गया। यह महिला यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रही थी। वह इस हवेली की हर चीज़ जानती थी। वह कमरा रोहन ने सीधे श्रीमती शर्मा की ओर देखा। आप जानती हैं कि अंदर क्या है ना? श्रीमती शर्मा थोड़ी देर चुप रहीं और फिर एक लंबी सांस ली। रोहन, तुम अभी जवान हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इन मामलों में मत पड़ो। अपना काम करो, मालकिन की सेवा करो, पूरी तनख्वाह लो और जब तक हो सके यहाँ से चले जाओ। रोहन ने श्रीमती शर्मा की आवाज़ में छिपी बेचैनी को नज़रअंदाज नहीं किया। आप किस बात से डर रही हैं श्रीमती? शर्मा ने अपने होंठ भींच लिए और फिर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। क्या तुम जानते हो कि इस हवेली में इतने प्रबंधक और नौकर क्यों बदलते हैं? रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ की। श्रीमती शर्मा ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे बहुत आगे बढ़ गए थे। कमरे में माहौल तनावपूर्ण हो गया। रोहन को एहसास हुआ कि श्रीमती शर्मा बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं कर रही हैं। तो मुझसे पहले वाले लोग कहाँ हैं? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। श्रीमती शर्मा हिचकिचाईं। वे चले गए। सच में? रोहन फीकी हंसी हंसा। क्या आपको यकीन है? श्रीमती शर्मा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। रोहन, मेरी बात सुनो। तुम्हें बस यहाँ शांति से रहना है। बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। मालकिन की नज़र तुम पर ज़्यादा देर तक न पड़ने दो। रोहन को अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। मालिनी ने उनके साथ क्या किया? श्रीमती शर्मा ने रोहन को लंबे समय तक देखा और फिर धीरे धीरे जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि उनके जैसी एक महिला सिर्फ किस्मत से इतनी अमीर और शक्तिशाली हो सकती है? इस बात ने रोहन को स्तब्ध कर दिया। श्रीमती शर्मा पास आईं। उन्होंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि केवल वही सुन सके। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं, एक बार जब तुम उन्हें जान जाते हो तो तुम उनसे बच नहीं सकते। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने श्रीमती शर्मा की आवाज़ में स्पष्ट चेतावनी महसूस की, लेकिन इससे उसकी सच्चाई जानने की इच्छा और बढ़ गई। उस शाम रोहन गलियारे से गुजर रहा था और उसने प्रिया को मालिनी के कमरे के पास खड़ा पाया। उसके चेहरे पर सोच के भाव थे। क्या तुम जानते हो? प्रिया ने उसे देखकर कहा। तुम्हें लगता है कि मालकिन सच में तुम्हें पसंद करती हैं, तुम बस उनके नए खिलौने हो। रोहन ने सीधे उसकी ओर देखा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? प्रिया फीकी हंसी हंसी। उन्होंने तुमसे पहले भी दूसरों को चुना था और अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ, वे गायब हो गए। कोई उन्हें अब याद नहीं करता। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम क्या जानती हो? प्रिया ने कंधे उचकाए। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम होशियार हो तो तुम्हें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, या फिर उसने अपनी बात पूरी नहीं की, बस होंठ सिकोड़े और चली गई। रोहन वहीं खड़ा रहा। बेचैनी का एहसास बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि अब समय आ गया है कि वह इस मामले की तह तक जाए, और ऐसा करने के लिए उसे उस बंद कमरे में घुसना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन गलियारे में चुपचाप खड़ा रहा। प्रिया को अंधेरे में गायब होते देखता रहा। उसके कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हर एक शब्द एक तेज़ चाकू की तरह उसके विचारों को काट रहा था। तुमसे पहले भी लोग यहाँ थे, वे गायब हो गए। कोई याद नहीं करता, कोई जिक्र नहीं करता।
और मालिनी खूबसूरत शक्तिशाली महिला, लेकिन बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई, वही इस सब के केंद्र में थी। वह और इंतज़ार नहीं कर सकता था। बंद कमरा वहीं जवाब छिपा था। रोहन गलियारे के अंत में पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर धीरे से बढ़ा। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, एक बार फिर घुमाने की कोशिश की। अभी भी बंद था, लेकिन उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। अपनी जेब से उसने एक छोटा सा हेयर पिन निकाला, जो उसने प्रिया के पास से गुजरते समय चुपके से ले लिया था। वह कोई साधारण नौकर नहीं था। उसकी उंगलियों ने कुशलता से हेयर पिन को ताले में डाला और धीरे से घुमाया। रात में एक खट की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खुल गया। रोहन ने सावधानी से दरवाजे को अंदर धकेला। गलियारे से आती धीमी रोशनी अंदर पड़ रही थी। कमरा अंधेरा था, सीलन और किसी अजीब सी चीज़ की गंध उसकी नाक में भर गई। वह अंदर गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इस जगह में कुछ गड़बड़ थी। यह एक सामान्य बेडरूम या स्टोर रूम जैसा नहीं था। दीवार पर धीमी रोशनी में खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। रोहन ने अपना गला साफ किया, हाथ से लाइट जलाने की कोशिश की। पीली रोशनी टिमटिमाई और फिर स्थिर हो गई। पुरानी लकड़ी की मेज पर फाइलों का एक ढेर करीने से रखा हुआ था। माली 2019 में लापता अनिल मेहरा बावर्ची, 2018 से कोई पता नहीं। सूची लंबी थी, हर नाम हर चेहरा साथ में लगी पुरानी तस्वीरों से उसे घूर रहा था। रोहन ने फाइल को कसकर पकड़ लिया। वे सभी गायब हो गए थे। उसने अगला पन्ना पलटा। एक तस्वीर ने उसे स्तब्ध कर दिया। एक नौजवान जिसकी आंखें तेज लेकिन जानी पहचानी थी। वह उसके लिए अजनबी नहीं था। रोहन ने तुरंत पहचान लिया। यह वही आदमी था जो मालिनी के पति के साथ वाली तस्वीर में था, जिसे उसने पहले देखा था। उसका नाम क्या था? समीर। उसने जल्दी से फाइल पलटी। समीर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक खास विवरण ने रोहन को हैरान कर दिया। मालिनी का सबसे करीबी चुना हुआ नौकर हवेली में 2 साल काम करने के बाद गायब हो गया। रोहन को लगा कि उसकी सांसें धीमी हो गई हैं। चुना हुआ। इससे पहले कि वह और सोच पाता, दरवाजे की तरफ से एक हल्की आवाज़ आई। रोहन तुरंत मुड़ा। मालिनी वहाँ खड़ी थी, दरवाजे के फ्रेम से टिकी हुई, हाथ में रेड वाइन का एक गिलास था। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। कोई आश्चर्य नहीं था। वह जानती थी कि वह यहाँ आएगा। तुम जैसे जिज्ञासु इंसान के लिए खुद को रोकना वाकई मुश्किल है ना? मालिनी की आवाज़ गहरी थी, जिसमें थोड़ा मजाक था। रोहन ने अपने हाथ में फाइल को कसकर पकड़ लिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मैं बस उस जगह के बारे में जान रहा था जहाँ मैं काम करता हूँ। मालिनी अंदर आई। उसके पीछे दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। कमरे में अचानक और घुटन बढ़ गई। उसने वाइन का गिलास मेज पर रखा। उसकी उंगलियां लकड़ी की सतह पर धीरे से फिसली। क्या तुम जानते हो कि इस हवेली में काम करने वाला कोई व्यक्ति सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है? रोहन ने सीधे उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। मालिनी ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें तेज थीं। जिज्ञासा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका हाथ उस फाइल पर फिसला जो रोहन ने पकड़ रखी थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत धैर्य से पेश आई हूँ रोहन। मुझे वे लोग पसंद हैं जो अवलोकन करते हैं, जिनमें हिम्मत होती है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा होशियार लोग एक समस्या बन जाते हैं। रोहन डगमगाया नहीं। मुझसे पहले वाले लोग, वे कहाँ गए? मालिनी धीरे से हंसी, जैसे उसने कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। वे चले गए। रोहन ने उसे देखा। उसकी आवाज़ गहरी हो गई, लेकिन उन्होंने यह हवेली कभी नहीं छोड़ी। सही कहा ना? मालिनी के होठों पर मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। पुष्टि की कोई ज़रूरत नहीं थी। रोहन जानता था कि उसने सही कहा है। माहौल तनावपूर्ण खामोशी में डूब गया। मालिनी की आंखों में अब वह बनावटी कोमलता नहीं थी, बल्कि कुछ और खतरनाक और डरावना था। वह और करीब आई, बहुत करीब। उसके होंठ धीरे से ऊपर उठे।
क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? रोहन ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। मालिनी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रही थी। किसी को बहुत करीब आते देखना और फिर उसे मेरे खेल में उलझते हुए देखना। रोहन ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वह जानता था कि इस पल वह बहुत आगे बढ़ चुका है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने फाइल को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें मालिनी से नहीं हट रही थीं। गुप्त कमरे में माहौल पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो गया था। वह जानता था कि इस पल से वह सिर्फ एक साधारण नौकर नहीं रह गया था। अब से उसकी हर हरकत, हर शब्द पर मालिनी की कड़ी नज़र रहेगी। मालिनी वहीं खड़ी रही, रोहन के हर भाव को एक बिल्ली की तरह देख रही थी जो चूहे के जाल में फांसने का इंतज़ार कर रही हो। तुम चिंतित हो रोहन। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, शांत स्वर बनाए रखते हुए। मैं बस यह सोच रहा हूँ कि क्या अगला नंबर मेरा है। मालिनी ने धीरे से अपना सिर झुकाया और फिर हंसी, एक हल्की लेकिन अर्थपूर्ण हंसी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे दिलचस्प इंसान को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? वह और करीब आई। उसकी उंगली रोहन के हाथ में मौजूद फाइल के किनारे पर धीरे से फिसली। उसकी आवाज़ में पूरा नियंत्रण था। मुझे होशियार लोग पसंद हैं रोहन, लेकिन मुझे वे ज़्यादा पसंद हैं जो अपनी हद जानते हैं। रोहन ने सीधे मालिनी की ओर देखा। तो क्या मुझे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए? मालिनी हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक तीखी ठंडक थी। भाग्यशाली हो या नहीं, ये तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। रोहन ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि वह उसे परख रही है। अगर वह बहुत सख्त दिखा तो वह उसकी आंखों में कांटा बन सकता है, लेकिन अगर वह कमज़ोर दिखा तो उसे नियंत्रित कर लिया जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा है? मालिनी ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ अंदर क्यों आने दिया? रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप चाहती थीं कि मैं वही देखूं जो आप मुझे दिखाना चाहती हैं। मालिनी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ अर्थ था, होशियार हो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर फाइल वापस ले ली, कुछ पन्ने पलटे और फिर धीरे धीरे उसे मेज पर रख दिया। मैं इसमें मौजूद हर चीज़ को मिटा सकती हूँ, रोहन ने कहा, और एक नया नाम भी जोड़ सकती हूँ। इस बात ने रोहन को अपनी मुट्ठियाँ भींचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने फिर भी शांत स्वर बनाए रखा। तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मालिनी ने अपनी भौहें चढ़ाई। पूछो। रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। समीर नाम के उस आदमी का क्या हुआ? मालिनी एक सेकंड के लिए रुकी, सिर्फ एक बहुत छोटा सेकंड, लेकिन यह रोहन को यह एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था कि उसने एक ऐसी बात छेड़ दी है जिसका वह किसी से जिक्र नहीं करवाना चाहती। समीर, मालिनी ने दोहराया और फिर धीरे से मुस्कुराई। वह भी एक अच्छा और वफादार नौकर था, लेकिन फिर उसने एक गलती कर दी। क्या गलती? मालिनी धीरे धीरे कमरे में घूमी। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। उसे मुझसे प्यार हो गया। एक पल के लिए माहौल थम सा गया। रोहन ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मालिनी के हर हाव भाव, उसकी आंखों की हर छोटी हरकत पर नज़र रखी। उसे मुझसे प्यार हो गया, मालिनी ने दोहराया। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट की तरह हल्की थी, लेकिन वह एक बात भूल गया। रोहन ने गहरी सांस ली। क्या मालिनी उसके सामने रुक गई? उसकी आंखें चाकू की तरह तेज़ थीं। मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। इस बात में एक भयानक ठंडक थी। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। अगर समीर सच में मालिनी से प्यार करने की वजह से गायब हुआ, तो बाकी लोगों का क्या? क्या उन्होंने भी उसी की तरह गलती की थी? मालिनी ने रोहन को घूरकर देखा और फिर अचानक धीरे से हंसी। क्या तुम डर गए रोहन? रोहन ने शांत नज़र बनाए रखी। नहीं। मालिनी ने अपनी भौहें चढ़ाईं, जैसे उसने एक दिलचस्प जवाब सुना हो। तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे कमज़ोर लोग पसंद नहीं हैं। वह दरवाजे की ओर मुड़ी, लेकिन बाहर जाने से पहले वह रुकी। उसकी आवाज़ ठंडे माहौल में गूंजी।
समीर के रास्ते पर चलने की। बेवकूफ़ी मत करना रोहन, मैं पुरानी कहानी दोहराना नहीं चाहूँगी। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और रोहन उस कमरे में अकेला खड़ा रह गया जो अनसुलझे रहस्यों से भरा था। रोहन ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अनजाने में भींच गए। वह जानता था कि इस पल से वह सिर्फ एक नौकर नहीं रह सकता। उसे सच्चाई का पता लगाना होगा इससे पहले कि वह खुद भी उसकी फाइलों में एक नया नाम बन जाए। रोहन उस कमरे में चुपचाप खड़ा रहा। मालिनी के आखिरी शब्दों के बाद भी उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई थीं। यहाँ की हवा ठंडी थी। भले ही कोई नहीं था, उसे लगा जैसे वह अनगिनत अदृश्य आँखों से घिरा हुआ है। फाइल में मौजूद नाम, वे लोग जो कभी इस हवेली में काम करते थे और फिर गायब हो गए, हर विवरण उसके दिमाग में गहराई से घूम रहा था। समीर, वह नौकर जिसे मालिनी ने कभी चुना था, ने उससे प्यार करने की गलती की थी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं हो सकती। रोहन ने एक गहरी सांस ली, फाइल को उसकी पुरानी जगह पर रखा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसने सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया, ताले को वापस उसकी पुरानी स्थिति में घुमा दिया ताकि किसी को पता न चले कि उसे कभी खोला गया था। फिर भी जब वह गलियारे में बाहर निकला तो बेचैनी का एहसास उसे जकड़े रहा। हवेली इतनी खामोश हो गई थी कि डरावनी लग रही थी। जब रोहन अपने कमरे में वापस आया तो उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि जाने से पहले उसने उसे कसकर बंद कर दिया था। वह कुछ सेकंड के लिए दरवाजे के सामने खड़ा रहा, एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजे को अंदर धकेला। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसकी मेज के पास एक परछाई खड़ी थी, प्रिया। वह रोहन को अंदर आते देख चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को शांत कर लिया। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और सिर झुकाकर उसे देखा। तुम इस वक्त कहाँ गए थे? रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें कमरे में घूमीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी अस्त व्यस्त तो नहीं है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? प्रिया ने कंधे उचकाए। उसकी मुस्कान में एक छिपा हुआ अर्थ था। मैं बस उत्सुक थी। तुम हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हो। मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम किस चीज़ की पड़ताल कर रहे हो। रोहन पास आया, उसकी आंखें गहरी हो गई। तुमने क्या तलाशा? प्रिया धीरे से हंसी, लेकिन इनकार नहीं किया। जानते हो रोहन, मैंने यहाँ इतना लंबा समय काम किया है कि एक बात समझ गई हूँ। मालकिन किसी आदमी को अपने पास बिना किसी कारण के नहीं रखती, और मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा कारण क्या है। रोहन ने अपना चेहरा शांत रखा। शायद मैं बस एक अच्छा काम करने वाला हूँ। प्रिया धीरे से हंसी, उसकी आंखें और तेज़ हो गईं। नहीं, अगर तुम सिर्फ एक साधारण नौकर होते तो तुम्हें इस तरह नहीं चुना जाता। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, लेकिन फिर भी शांत स्वर बनाए रखा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? प्रिया पास आई, धीरे से रोहन के कॉलर को छुआ। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुमसे पहले वाले सभी लोग सोचते थे कि वे खास हैं और फिर वे गायब हो गए। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम जानती हो कि उनके साथ क्या हुआ? प्रिया ने होंठ सिकोड़े, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं बस एक बात जानती हूँ, एक बार जब तुम उनकी दुनिया में खिंच जाते हो तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। वह पीछे हटी। उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। तो बताओ रोहन, तुम आगे बढ़ोगे या भाग जाओगे? रोहन ने सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मैं भागता नहीं हूँ। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन जाने से पहले वह दरवाजे पर रुकी। उसकी आवाज़ में एक छिपा हुआ अर्थ था। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि यह खेल अभी शुरू हुआ है। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया और रोहन अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा रह गया। वह जानता था कि प्रिया सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, वह बहुत कुछ जानती है, लेकिन वह किसकी तरफ है? रोहन बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें छत की ओर थीं।
इस समय उसके दिमाग में अनगिनत अनसुलझे सवाल थे। मालिनी, प्रिया, उससे पहले गायब हो चुके लोग, सभी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। लेकिन वह जानता था कि वह अब रुक नहीं सकता। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे सच्चाई का पता लगाना होगा, इससे पहले कि वह खुद भी उन रहस्यमय ढंग से गायब हुए लोगों की सूची में एक नाम बन जाए। रोहन आधी रात को जागा, उसके माथे पर ठंडा पसीना था। फाइल में मौजूद चेहरों के सपने उसे परेशान कर रहे थे, खासकर समीर का। सपने में वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। उसकी आंखें घबराई हुई थीं, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज़ किसी अदृश्य चीज़ से दब गई थी। रोहन ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। यह अब गायब हो चुके लोगों की कहानी नहीं थी, यह उसकी कहानी थी। वह उठा, कमरे का दरवाज़ा खोला और अंधेरे गलियारे में चलने लगा। हर कदम की आवाज़ खामोश जगह में गूंज रही थी। वह जानता था कि उस पर नज़र रखी जा रही है। यह एहसास बहुत स्पष्ट था। वह रुका, जल्दी से बाईं ओर देखा। एक बड़े शीशे ने लंबे सुनसान गलियारे को प्रतिबिंबित किया। शीशे में रोहन ने एक परछाई को कोने से गुजरते हुए देखा। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, लेकिन गलियारा खाली था। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। वह आगे बढ़ता रहा, इस बार और सावधानी से। उसका गंतव्य मालिनी का स्टडी रूम था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन रोहन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने प्रिया का हेयर पिन निकाला और कुशलता से उसे ताले में डाला। एक हल्की खट की आवाज़ हुई। उसने दरवाज़ा अंदर धकेला। कमरा नाइट लैंप की धीमी रोशनी में डूबा हुआ था। मेज पर कागज़ों का एक ढेर करीने से रखा हुआ था। रोहन पास गया। एक एक करके पन्ने पलटे। ज़्यादातर व्यापारिक कागजात थे, रियल एस्टेट के अनुबंध, मालिनी के नाम की संपत्तियों के दस्तावेज। लेकिन फिर उसे एक असामान्य चीज़ मिली। कागज़ों के बीच एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में मालिनी एक आदमी के साथ खड़ी थी ना, तो उसका पति नहीं, हवेली में कोई और। वह आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा था। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। समीर। उसने तस्वीर को पलटा। पीछे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक पंक्ति लिखी थी, सच्चाई को दफन करना ही होगा। रोहन की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। तुम क्या ढूंढ रहे हो? पीछे से आई आवाज़ ने रोहन को स्तब्ध कर दिया। वह मुड़ा। मालिनी वहाँ खड़ी थी, अपनी बाहें सीने पर बांधे। उसकी गहरी आंखों में चुनौती थी। रोहन ने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। समीर, उसका क्या हुआ? मालिनी कमरे में आई, एक शिकारी बिल्ली की तरह धीरे धीरे। मैंने तुमसे कहा था रोहन, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें नहीं जानना चाहिए। रोहन पीछे नहीं हटा। आपने उसके साथ क्या किया? मालिनी हंसी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अप्रत्याशित खतरा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया? रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वह सिर्फ एक नौकर नहीं था, है ना? उसकी आपके लिए एक खास जगह थी। मालिनी थोड़ी देर रुकी और फिर रोहन के और करीब आई। उनके बीच की दूरी सिर्फ एक सांस की थी। तुम मेरे सोचे से ज़्यादा होशियार हो रोहन, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जवाब जानना चाहते हो? रोहन ने पलक नहीं झपकाई। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मालिनी ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से तस्वीर ले ली। उसने उसे कुछ देर घुमाया, जैसे वह कुछ याद कर रही हो। समीर ने मुझे धोखा दिया। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कैसे? मालिनी ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसके लाल होंठ एक आधी मुस्कान में बदल गए। वह भी तुम्हारी तरह था, सोचता था कि वह मुझे काबू कर सकता है, सोचता था कि वह इस खेल को नियंत्रित कर सकता है। उसने तस्वीर को मेज पर रखा, झुककर रोहन के कान के पास फुसफुसाया। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन धमकी से भरी। लेकिन जानते हो रोहन, मुझे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। रोहन को अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। वह जानता था कि वह एक ऐसी महिला के सामने खड़ा है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मालिनी पीछे हटी। उसकी आंखें गहराई से उसे घूर रही थीं। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं रोहन। एक,
तुम अपना काम अच्छी तरह से करते रहो और मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम चाहते हो। या दूसरा, वह मुड़ी, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। तुम समीर के रास्ते पर चलोगे। रोहन ने गहरी सांस ली, मतलब गायब हो जाऊंगा। मालिनी ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से हंसी और फिर कमरे से चली गई। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वह रुकी बिना मुड़े। उसकी आवाज़ रात में गूंजी, क्या तुम जानते हो कि मेरी दुनिया में कदम रखने वाले लोगों में क्या समानता है? रोहन चुप रहा। मालिनी धीरे से हंसी, वे हमेशा सोचते हैं कि वे बाहर निकल सकते हैं। दरवाज़ा बंद हो गया और रोहन उस कमरे में अकेला खड़ा रह गया जो अंधेरे और अनसुलझे सवालों से भरा था। समीर ने उसे कैसे धोखा दिया और सबसे महत्वपूर्ण, वह कैसे गायब हो गया? रोहन जानता था कि अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं है, वह इस खेल का हिस्सा बन रहा है। और अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो वह उन लोगों के रास्ते पर चलेगा जो उससे पहले चले गए थे। खेल अब पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका था। रोहन अंधेरे कमरे में चुपचाप खड़ा रहा। जो कुछ अभी हुआ था उससे उसका दिमाग घूम रहा था। वह अपनी हर सांस को पहले से कहीं ज़्यादा भारी महसूस कर सकता था। मालिनी के शब्द एक तीखी चेतावनी की तरह उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वे हमेशा सोचते हैं कि वे बाहर निकल सकते हैं। नहीं, वह पहले वालों जैसा नहीं था। वह सच्चाई का पता लगाए बिना उसके खेल में नहीं फंस सकता। उसे जानना होगा कि समीर के साथ क्या हुआ था। रोहन ने मेज पर पड़ी पुरानी तस्वीर को फिर से देखा। तस्वीर में मौजूद आदमी समीर, उसकी आंखों में एक संदेह था, एक संघर्ष। वह मूर्ख नहीं था, लेकिन अंत में वह फिर भी गायब हो गया। उसे इसका कारण खोजना होगा। वह स्टडी रूम से बाहर निकला, सावधानी से दरवाज़ा पहले की तरह बंद कर दिया और फिर तेज़ी से अपने कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाज़ा के हैंडल पर अपना हाथ रखा और रुक गया। दरवाज़ा पहले ही किसी ने खोला था। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं और धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा अभी भी अंधेरा था, कोई अस्त व्यस्त होने का निशान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि कोई यहाँ आया था। कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक? पीछे से आई आवाज़ ने रोहन को तुरंत मुड़ने पर मजबूर कर दिया। प्रिया वहाँ खड़ी थी, अपनी बाहें सीने पर बांधे, उसकी आंखों में चुनौती थी। रोहन ने गहरी सांस ली, शांत बने रहने की कोशिश करते हुए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? प्रिया अंदर आई, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम अभी भी जिंदा हो या नहीं। मालकिन के स्टडी रूम में जाने के बाद कौन जाने क्या हो सकता है। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम मेरा पीछा कर रही थी? प्रिया धीरे से हंसी। पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है रोहन। क्या तुम भूल गए यह मालिनी का घर है? इस हवेली में कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। रोहन ने सीधे प्रिया की ओर देखा। तुम क्या चाहती हो? प्रिया पास आई, उसकी आंखें तेज थीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रोहन ने धीरे से अपनी भौहें चढ़ाईं, लेकिन आश्चर्य नहीं दिखाया। वह जानता था कि प्रिया बिना किसी फ़ायदे के किसी का पक्ष लेने वालों में से नहीं है। तुम मेरी मदद करोगी? रोहन ने ज़ोर देकर कहा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? प्रिया हंसी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। इस बात ने रोहन को रोक दिया। प्रिया उसके और करीब आई, अपनी आवाज़ धीमी कर ली। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ कितने समय से काम कर रही हूँ? मालिनी किसी को भी अपने पास ज़्यादा देर तक नहीं रखती जब तक कि वे उपयोगी ना हो, लेकिन एक बार जब तुम उनके लिए बेकार हो जाते हो। रोहन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, समीर की तरह। प्रिया ने धीरे से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, उसके होंठ कस गए और फिर उसने सिर हिलाया। तुम सच्चाई जानना चाहते हो, है ना? प्रिया ने फुसफुसाया। मैं तुम्हें सच्चाई के करीब का रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। रोहन ने उसे देखा, उसके हर शब्द पर विचार करते हुए। उसे प्रिया पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे एक सहयोगी की ज़रूरत है,
अगर वह सच में कुछ जानती है तो वह उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसने सिर हिलाया। ठीक है, तुम क्या जानती हो? प्रिया ने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा। फिर वह और करीब आई। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगभग फुसफुसाहट थी। समीर मरा नहीं है। रोहन स्तब्ध रह गया। वह प्रिया को घूरता रहा, लेकिन वह झूठ बोलती नहीं लग रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहन की आवाज़ गहरी हो गई। प्रिया ने अपना गला साफ किया। उसे इसी हवेली में बंद करके रखा गया है। एक पल के लिए वह सांस नहीं ले सका। प्रिया ने आगे कहा, मैंने कुछ महीने पहले मालिनी और करण के बीच एक बातचीत सुनी थी। वह कह रही थी कि समीर बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन उसे पूरी तरह से गायब नहीं किया जा सकता। वह बहुत कुछ जानता है। रोहन ने अपने दांत भींच लिए। तो वह कहाँ है? प्रिया ने एक बार फिर जल्दी से दरवाजे की ओर देखा और फिर फुसफुसाया, तहखाने में। रोहन ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर तन गया है। उसे हवेली के प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजरने के वे पल याद आए। वे बंद दरवाजे मालिनी की चेतावनी के नीचे न जाएं। अगर समीर सच में कैद है तो इसका मतलब है कि मालिनी ने इतने सालों तक उसके बारे में सच्चाई छिपाई है। प्रिया ने रोहन को देखा। उसकी आवाज़ें में सच में थोड़ी कांप रही थी। क्या तुम वहाँ नीचे जाने की हिम्मत करोगे? रोहन ने गहरी सांस ली, जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया। यह एक जाल हो सकता है, लेकिन अगर प्रिया सच कह रही है तो यह सच्चाई जानने का उसका एकमात्र मौका है। उसने सीधे प्रिया की ओर देखा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मुझे वहाँ नीचे जाना ही होगा। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। प्रिया की बातों के बारे में सोचते ही उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगर समीर सच में मरा नहीं है, अगर उसे इसी हवेली में कैद करके रखा गया है, तो इसका मतलब है कि वह एक ऐसे शतरंज के खेल में कदम रख चुका है जिसकी पूरी तस्वीर उसे अब दिखाई दे रही है। यह सब सिर्फ गुमशुदगी की एक श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश थी जिसे मालिनी ने इतने सालों तक छिपाए रखा था। प्रिया ने रोहन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में चिंता की चमक थी। क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। प्रिया ने अपने होंठ काटे और फिर जल्दी से गलियारे की ओर देखा। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर पकड़े गए तो हम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। रोहन ने सिर हिलाया। वह यह अच्छी तरह जानता था, लेकिन जितना ज़्यादा खतरा था वह उतना ही सच्चाई जानना चाहता था। उन्होंने आधी रात तक इंतज़ार किया। जब पूरी हवेली खामोशी में डूब गई, प्रिया रोहन को लंबे गलियारों से ले गई, गश्त करने वाले क्षेत्र से बचते हुए। वे एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पहुँचे, जो कम इस्तेमाल होने वाले क्षेत्र में गहराई में स्थित था। प्रिया ने कांपते हाथों से ताला खोला और फिर रोहन की ओर मुड़कर फुसफुसाई, नीचे जाओ, कोई आवाज़ मत करना। दरवाज़ा खुला और एक अंधेरा रास्ता सामने आया। एक लंबी पत्थर की सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। नीचे उतरते ही ठंडी हवा उनके चेहरों पर लगी। रोहन आगे चला। उसके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। हर सीढ़ी पर एक छोटी सी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे केवल एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुन सकते थे। जब वे सीढ़ियों के अंत में पहुंचे तो एक संकरा गलियारा सामने आया जो अंदर की ओर जाता था। खुरदरी पत्थर की दीवारें ठंडी थीं और सीलन की तेज़ गंध आ रही थी। रोहन और तेज़ी से चला। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। फिर उसने एक आवाज़ सुनी, एक कमज़ोर कराहने की आवाज़। रोहन रुका और प्रिया की ओर देखा। उसने सिर हिलाकर इशारा किया और फिर सामने एक पुराने लोहे के दरवाजे की ओर इशारा किया। रोहन आगे बढ़ा, दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा। ठंडक का एहसास उसकी हथेली से गुजरा। उसने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे को धकेला। रोहन के हाथ में छोटी टॉर्च की रोशनी अंदर पड़ी। एक छोटा खाली कमरा जिसमें केवल एक पुराना लोहे का बिस्तर दीवार के सहारे रखा हुआ था और बिस्तर पर एक आदमी कोने में टिका बैठा था। उसका शरीर दुबला पतला था, आंखें धांसी हुई थीं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सतर्कता से खुली थी। उसने सीधे रोहन को देखा। उसकी आवाज़ रूखी थी, तुम कौन हो? रोहन ने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। ये आदमी समीर। दूसरे आदमी ने पलकें झपकाईं और फिर हंसा, लेकिन उसकी हंसी सूखी और व्यंग्यात्मक थी।
बहुत समय हो गया किसी ने मुझे उस नाम से बुलाया है। प्रिया आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ तेज़ थी। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? समीर ने होंठ सिकोड़े, लेकिन उसकी मुस्कान में कड़वाहट थी। याद है मुझे, सब कुछ याद है। उसने ऊपर रोहन की ओर देखा, उसकी आंखें तेज़ थीं। और मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ एक नौकर नहीं हो। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं। समीर ने अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया था। वह सब कुछ अच्छी तरह जानता था, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने पहचान लिया था कि रोहन दूसरों की तरह नहीं है। रोहन उसके सामने बैठ गया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? समीर ने रोहन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक खामोश दर्द था। मैंने एक गलती की। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। समीर धीरे से हंसा। मैंने सोचा था कि मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं उसे समझता हूँ, लेकिन मैं गलत था। रोहन इंतज़ार करता रहा, कुछ नहीं बोला। समीर ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और फुसफुसाया, वह ऐसी इंसान नहीं है जिसे तुम धोखा दे सको। इस बात ने रोहन को रोक दिया। प्रिया ने फुसफुसाया, तुम्हारा क्या मतलब है? समीर ने उसकी ओर देखा और फिर वापस रोहन की ओर। क्या तुम जानते हो कि मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ? रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। क्यों? समीर फीकी हंसी हंसा। क्योंकि मैं बाद में आने वालों के लिए एक सबक हूँ। माहौल पहले से कहीं ज़्यादा घुटन भरा हो गया। रोहन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर गहरी आवाज़ में कहा, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? समीर ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर हंसा। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हें लगता है कि वह नहीं जानती कि तुम यहाँ हो? एक ठंडक की लहर रोहन की रीढ़ में दौड़ गई। समीर ने होंठ सिकोड़े, खेल बहुत पहले शुरू हो चुका है बच्चे, और अब तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज़ आई, कदमों की आवाज़। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। समीर धीरे से हंसा, देखा, मैंने कहा था। रोहन ने गहरी सांस ली और प्रिया को इशारा किया, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज़ गूंजी, ठंडी और अधिकारपूर्ण। देर हो गई रोहन। रोहन स्तब्ध रह गया। मालिनी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। सीढ़ियों के शीर्ष पर मालिनी खड़ी थी। उसका हाथ धीरे से रेलिंग पर था। उसकी गहरी आंखें उन्हें नीचे देख रही थीं। दीवार पर लगे बल्ब ने उसके चेहरे को रोशन किया, जिससे उसकी हल्की लेकिन अर्थपूर्ण मुस्कान और भी साफ दिख रही थी। वह एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरी, धीरे धीरे लेकिन पूरे नियंत्रण के साथ। मैंने कहा था, है ना, जो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। प्रिया ने अपना गला साफ किया और पीछे हट गई। रोहन सीधा खड़ा हो गया और मालिनी को बिना पलक झपकाए देखा। आपने उसे यहाँ कितने समय से कैद कर रखा है? उसकी आवाज़ गहरी हो गई। मालिनी मुस्कुराई, इतना लंबा कि वह समझ जाए कि मुझे धोखा देना कोई विकल्प नहीं है। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। तो अब क्या, आप हमारे साथ क्या करने वाली हैं? मालिनी रुकी। उसकी आंखें रोशनी में चमक उठीं। फिर उसने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई। असली सवाल यह है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, रोहन। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर तन गया जब मालिनी की आंखों ने उसे जकड़ लिया। तहखाने में हवा घुटन भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके चारों ओर सिकुड़ रहा हो। उसके बगल में प्रिया की सांसें भारी थीं, जबकि समीर अभी भी दीवार के सहारे बैठा था। उसके चेहरे पर आधा निराशा और आधा मज़ा था, यह देखकर कि वह कोने में फंस गया है। मालिनी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी ऊंची एडी के जूतों की आवाज़ तंग जगह में साफ सुनाई दे रही थी। वह जल्दी में नहीं थी, बल्कि शांत और आत्मविश्वास से भरी थी, जैसे उसने पहले ही अनुमान लगा लिया हो कि सब कुछ कैसे होगा। वह रोहन के सामने रुकी। बस थोड़ी दूरी पर उसकी आंखें उसे एक शिकारी की तरह देख रही थीं, जो ये सोच रहा हो कि अपने शिकार को ख़त्म करना है या नहीं।
बहुत अफसोस हुआ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ अभी भी इतनी हल्की थी जैसे वो ड्राइंग रूम में बात कर रही हो। मैंने सोचा था कि तुम इससे ज़्यादा होशियार होगे रोहन। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि उसके बगल में प्रिया थोड़ा कांप रही है, लेकिन डर से नहीं बल्कि गुस्से से। समीर कभी अपनी जगह जानना नहीं सीखा। मालिनी ने अपनी बात जारी रखी। उसकी नज़र उस दुबले पतले आदमी पर गई जो चुपचाप दीवार के सहारे बैठा था। उसने सोचा कि वह मुझे नियंत्रित कर सकता है, उसने सोचा कि वह इस खेल को बदल सकता है। लेकिन तुम जानते हो समीर, उसने सीधे उसकी ओर देखा धीरे से हंसते हुए, तुम अकेले महत्वाकांक्षी नहीं हो। समीर ने होंठ सिकोड़े लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस रोहन की ओर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आप उसे यहाँ और कैद नहीं रख सकती। मालिनी ने धीरे से अपना सिर झुकाया जैसे उसने एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनी हो। ओह, और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो? रोहन ने अपनी नज़रें स्थिर रखीं, शांत स्वर बनाए रखने की कोशिश करते हुए। हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम तीनों। एक लंबी खामोशी छा गई और फिर मालिनी हंसी, एक गहरी धीमी लेकिन खतरनाक हंसी। क्या तुम जानते हो कि इस मामले में सबसे मज़ेदार बात क्या है रोहन? रोहन ने जवाब नहीं दिया, बस सीधे उसकी ओर देखता रहा। मालिनी और करीब आई। उसके होंठ अभी भी एक तीखी मुस्कान में मुड़े हुए थे। तुम सच में मानते हो कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती? उसने अपना हाथ उठाकर एक चुटकी बजाई। उनके पीछे का लोहे का दरवाज़ा खुल गया और टॉर्च की कई रोशनियां सीधे उन पर पड़ी। रोहन मुड़ा। करण और 2 अन्य आदमी अंदर आए। उनकी आंखों में सतर्कता थी। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सहज रूप से पीछे हट गई। समीर अभी भी चुपचाप बैठा था, लेकिन रोहन देख सकता था कि उसकी आंखों में एक तीखी चमक है। मालिनी के होठों पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने समय से इस हवेली में घूम रहे हो? मैंने तुम लोगों को ये खेल खेलने दिया, ये देखने के लिए कि तुम कहाँ तक जाते हो रोहन। उसने अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज़ एक धमकी भरी फुसफुसाहट में बदल गई। और अब खेल खत्म हो गया है। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका दिमाग तेज़ी से एक रास्ता खोजने के लिए घूम रहा था। वह जानता था कि अगर वह अभी पकड़ा गया तो कोई और मौका नहीं मिलेगा। समीर ने धीरे से अपना गला साफ किया, तनावपूर्ण खामोशी को तोड़ते हुए। तो अब क्या आप हमारे साथ क्या करेंगी? मालिनी ने उसे देखा और फिर धीरे से एक उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। क्या तुम भूल गए समीर, मैं इस तरह के मामलों में कभी जल्दबाजी नहीं करती। रोहन ने समीर की आंखों में चिंता की एक किरण देखी। वह जानता था कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। 1 सेकंड के लिए रोहन दौड़ा। करण की लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए उसने उसकी बाँह पकड़ी, उसे जोर से मरोड़ा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह आगे की ओर गिर गया। प्रिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। करण के बगल में खड़े 2 आदमियों में से एक को लात मारी, जिससे वह लड़खड़ा गया। समीर थका होने के बावजूद अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे आदमी पर झपटा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। तहखाने में माहौल अराजक हो गया। रोहन ने करण के चेहरे पर जोर से मुक्का मारा और फिर प्रिया और समीर को सीढ़ियों की ओर खींचकर भागा। भागो, रोहन चिल्लाया। प्रिया तेज़ी से आगे बढ़ी, जबकि रोहन ने समीर को सहारा दिया और उसे अपने साथ खींच लिया। उनके पीछे मालिनी बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। वह बस उन्हें एक विचारशील नज़र से देखती रही। तुम हमेशा नहीं भाग सकते रोहन। उसकी आवाज़ धीरे से लेकिन तीखेपन के साथ गूंजी। तुम बहुत गहरे उतर चुके हो। रोहन पीछे नहीं मुड़ा। वह जानता था कि इस पल से वह सीधे उससे भिड़ चुका है और उसे जीतना ही होगा। तीनों सीढ़ियों से ऊपर भागे, अंधेरे गलियारे में दौड़ते हुए। रोहन जानता था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उन्हें इस हवेली से तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाले दरवाजे पर पहुंचे, एक गोली की आवाज़ गूंजी। प्रिया चीखी। समीर रुका और घुटनों के बल गिर गया।
रोहन मुड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। समीर के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन वह दांत भींच कर सह रहा था। दूर करण हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका सामना करने के लिए मुड़ा। वह जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। समीर की शर्ट पर खून फैलता जा रहा था, लेकिन वह अभी भी खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ थीं और उनमें कोई घबराहट नहीं थी। प्रिया घबराकर उसे सहारा देने के लिए दौड़ी, लेकिन रोहन के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसके सामने करण अभी भी बंदूक कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। तुम लोगों को लगता है कि तुम भाग सकते हो, करण ने गुर्राते हुए कहा। बंदूक सीधे रोहन पर तनी हुई थी। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी सांसें गहरी और नियमित थीं। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह अपने एकमात्र लाभ का उपयोग कर सकता था, गति और दृढ़ संकल्प। बंदूक नीचे रखो, करण, रोहन ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। उसकी आंखें तेज थीं। हमें इसे इस तरह ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। करण हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ रोहन? मालकिन ने यह सब पहले ही सोच लिया था। तुम लोग इस जगह से नहीं बच सकते, चाहे कहीं भी भाग जाओ। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। उसकी आंखों में घृणा की चमक थी। तुम्हें क्या लगता है कि वह सच में तुम्हारी परवाह करती है? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम भी गुमशुदा लोगों की सूची में एक नाम होगे, करण। करण ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन रोहन ने उसकी आंखों में हिचकिचाहट देखी। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। रोहन को एहसास हुआ कि यही उसका मौका है। उसने गहरी सांस ली और करण के ट्रिगर दबाने से पहले ही उस पर झपट पड़ा। एक सटीक मुक्का उसकी कलाई पर लगा, जिससे बंदूक फर्श पर गिर गई। करण चिल्लाया, जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोहन तेज था। उसने घूमकर उसे लात मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और फिर उसे ज़मीन पर कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से झुककर बंदूक उठा ली, उसे अपने हाथ में घुमाया और फिर सीधे करण के सिर पर तान दी। हिलना मत। उसकी आवाज़ ठंडी थी। रोहन हाँफ रहा था। करण को ज़मीन पर दबाए रखा, लेकिन उसकी आंखें सीढ़ियों की ओर थीं। वह जानता था कि मालिनी इसे आसानी से नहीं जाने देगी। उनके पीछे का दरवाज़ा खुला और काले सूट पहने लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। प्रिया ने बंदूक कसकर पकड़ ली। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। धत, हम घिर गए हैं। समीर घायल होने के बावजूद सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वह फीकी हंसी हंसा। उसकी आवाज़ रुकी थी। रोहन, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। रोहन ने जल्दी से एक फ़ैसला किया। प्रिया, समीर को लेकर आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूँ। प्रिया ने उसे घूर कर देखा। तुम पागल हो, समय नहीं है, जाओ, रोहन चिल्लाया। प्रिया ने अपने होंठ काटे और फिर सिर हिलाया। वह जल्दी से समीर को गलियारे के अंत में आपातकालीन निकास की ओर ले गई। रोहन मालिनी के आदमियों का सामना करने के लिए मुड़ा। मालिनी अंदर आई। उसका अंदाज अभी भी शांत था, जैसे जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक शतरंज का खेल था, जिसे वह अभी भी नियंत्रित कर रही थी। तुम सच में मुझसे भिड़ना चाहते हो, रोहन? उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें खतरा भरा था। रोहन ने सीधे उसकी ओर देखा, बिना पलक झपकाए। मैं आपको यह सब जारी रखने नहीं दे सकता। मालिनी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वह निराश हो। तुम भी समीर की तरह हो, तुम भी सोचते हो कि तुम बच सकते हो। उसने इशारा किया और उसके गुर्गे रोहन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। रोहन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने एक मुक्के से बचकर सबसे करीबी आदमी के पेट में एक लात मारी, लेकिन वह अकेला था और वे बहुत ज़्यादा थे। एक ज़ोरदार मुक्का रोहन के पेट में लगा, जिससे वह लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक ज़ोरदार लात ने उसे फर्श पर गिरा दिया। मालिनी पास आई, झुककर उसे देखने लगी। बहुत अफसोस हुआ रोहन। उसने इशारा किया और उसके एक गुर्गे ने चाकू निकाला और सीधे उस पर निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि चाकू की धार रोहन को छू पाती, एक गोली की आवाज़
गूंजी गुर्गा रुका, उसकी आंखें फटी रह गईं और वह नीचे गिर गया। मालिनी मुड़ी, गलियारे के अंत में प्रिया खड़ी थी। उसके हाथ में बंदूक से अभी भी धुआं निकल रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और होंठ सिकोड़कर कहा, माफ़ करना, लेकिन यह शतरंज का खेल यहीं ख़त्म होता है। उसी समय हवेली के बाहर पुलिस सायरन की एक श्रृंखला गूंजी। मालिनी स्तब्ध रह गई। रोहन ने मौके का फ़ायदा उठाया, जल्दी से उठा, सबसे करीबी गुर्गे के चेहरे पर एक मुक्का मारा और फिर उसके हाथ से बंदूक छीन ली। समीर घायल होने के बावजूद कमज़ोर हौंसा, तो आखिरकार वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकी। मालिनी चुपचाप खड़ी रही, उसका चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम लोगों को लगता है कि तुम जीत गए, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। रोहन ने बंदूक कसकर पकड़ ली और सीधे उस पर निशाना साधा। अब आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकती मालिनी। कदमों की आवाज़ गूंजी। पुलिस हवेली में घुस आई और पूरे इलाके को घेर लिया। करण को हथकड़ी लगा दी गई। बाकी लोग भी नहीं बच सके। मालिनी वहीं खड़ी रही, उसका चेहरा ठंडा था। फिर वह धीरे से हंसी। दिलचस्प है, पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाए जाने पर उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो वह मुड़कर रोहन को देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ समझ से बाहर था। लेकिन जानते हो, रोहन, खेल कभी ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुका है। रोहन ने शांत नज़र से उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके दिल में वह जानता था कि अभी भी कोई रहस्य है जिसे उसने नहीं खोजा है। लेकिन इस समय वह केवल राहत की सांस ले सकता था। प्रिया ने बंदूक नीचे रख दी और हाँफते हुए घुटनों के बल बैठ गई। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दीवार के सहारे टिक गया, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि वह आज़ाद हो गया है। रोहन उनके पास आया और बंदूक नीचे रख दी। हमारी कहानी ख़त्म हो गई। प्रिया हंसी, कमज़ोर लेकिन राहत भरी। हाँ, कम से कम इस बार के लिए। समीर ने अपनी आंखें खोलीं और रोहन को देखा। तुमने मुझे बचाया और तुमने खुद को भी बचाया। रोहन ने जवाब नहीं दिया, बस दूर उस दिशा में देखा जहाँ मालिनी को ले जाया जा रहा था। वह जानता था कि यह बाजी अस्थायी रूप से ख़त्म हो गई है, लेकिन किसी दिन यह फिर से शुरू हो सकती है। रोहन हवेली के चौड़े आंगन के बीच में खड़ा था। पुलिस सायरन की आवाज़ रात में गूंज रही थी। हवा पेड़ों से गुजर रही थी, जिसमें मिट्टी की गीली गंध और एक अवर्णनीय खालीपन का एहसास था। जो कुछ अभी हुआ था वह एक लंबे खतरनाक सपने जैसा था, और अब जब सब कुछ शांत हो गया था, तब उसे वास्तव में उस थकान का एहसास हुआ जो उसके शरीर पर हावी हो रही थी। मालिनी को ले जाया जा रहा था। उसके हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन उसकी चाल अभी भी गर्व से भरी थी। वह बिल्कुल भी घबराई नहीं थी, डरी नहीं थी। यहाँ तक कि रोहन के पास से गुजरते समय उसने एक हल्की मुस्कान भी दी। तुम्हें लगता है कि यह अंत है? उसकी आवाज़ गहरी लेकिन अर्थपूर्ण थी। रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम हार गई हो। मालिनी ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह एक विजेता के बजाय एक दिलचस्प शिकार को देख रही हो। रोहन, तुम अभी भी बहुत भोले हो। हार या जीत सिर्फ एक सापेक्ष अवधारणा है। मैं बस थोड़ी देर के लिए शतरंज की बिसात से हट रही हूँ। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, लेकिन कुछ नहीं कहा। पुलिस अधिकारी उसे आगे ले गया। फिर भी रोहन को अपने मन में एक बेचैनी महसूस हो रही थी। वह बहुत शांत थी, बहुत आत्मविश्वासी थी, जैसे उसने पहले से ही हर स्थिति के लिए तैयारी कर रखी हो। प्रिया पास आई और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में अभी भी तनाव था। क्या तुम्हें वह अजीब नहीं लगी? रोहन ने सिर हिलाया। मालिनी की परछाई को पुलिस की गाड़ी में गायब होते देखा। वह ऐसी नहीं लग रही थी जैसे उसे अभी पकड़ा गया हो। प्रिया फीकी हंसी। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम सच में अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं? रोहन चुप रहा। उसे भी यकीन नहीं था, लेकिन वह जानता था कि जब मालिनी जैसे इंसान का सामना करना पड़ता है तो चीज़ें कभी भी उतनी सरल नहीं होती जितनी वे दिखती हैं।
भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। समीर घायल होने के बावजूद खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसने रोहन को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और थोड़ा संदेह था। तुमने मुझे बचाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह एक समझदारी भरा फैसला था। रोहन ने उसे देखा। क्यों? समीर धीरे से हंसा, लेकिन यह एक खुशमिजाज हंसी नहीं थी, क्योंकि वह कभी किसी को अपनी शतरंज की बिसात से बाहर नहीं निकलने देती। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारा क्या मतलब है? समीर ने एक लंबी सांस ली, अपना हाथ कंधे के घाव पर रखा। तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास सच में कोई रास्ता नहीं है? सोचो रोहन, उसकी जैसी एक औरत, शक्ति, पैसा, संबंध। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक पुलिस छापे से सब कुछ खत्म हो सकता है? प्रिया बीच में बोली। उसकी आवाज़ तेज़ थी। तुम्हारा मतलब है कि उसके पास भागने का एक तरीका है? समीर ने सिर हिलाया। या इससे भी बुरा, उसने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। रोहन ने पुलिस की गाड़ी की ओर देखा। उसके दिल में अचानक एक बेचैनी का एहसास जागा। अगर ये उसकी योजना में सिर्फ एक कदम था, तो आगे क्या होगा? वह प्रिया की ओर मुड़ा। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें तुरंत निकलना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया और फिर समीर की ओर देखा। तुम साथ चल रहे हो? समीर फीकी हौंसी हौंसा और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। अगर मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। रोहन ने समीर को सहारा दिया, जबकि प्रिया जल्दी से गाड़ी ले आई। तीनों किसी के रोकने से पहले ही हवेली से बाहर निकल गए। जब गाड़ी रात के अंधेरे में चली गई तो रोहन ने खिड़की से पीछे मुड़कर देखा। विशाल हवेली रात के बीच में खड़ी थी। खिड़कियों से पीली रोशनी आ रही थी। वह इस एहसास को नहीं छोड़ सका कि सब कुछ अभी तक सच में ख़त्म नहीं हुआ है। प्रिया ने उसे रियर व्यू मिरर से देखा। तुम्हें लगता है कि हम सच में बच गए हैं? रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह दूर देखता रहा। उसका दिमाग अभी भी कई विचारों से घूम रहा था। अंत में उसने अपनी आवाज़ धीमी की। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। प्रिया और समीर दोनों ने उसे देखा। रोहन ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। अगर वह वापस आई तो मैं इस कहानी को एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। गाड़ी आगे बढ़ गई, रहस्यमयी हवेली को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन रोहन के दिल में वह जानता था कि शतरंज का खेल अभी तक सच में ख़त्म नहीं हुआ है। गाड़ी रात में तेज़ी से चली, डरावनी हवेली को पीछे छोड़ते हुए। रोहन सहायक सीट पर बैठा था। उसकी आंखें अभी भी आगे की ओर थीं, लेकिन उसका दिमाग जो कुछ हुआ था उसमें गहराई से डूबा हुआ था। समीर पीछे की सीट पर बैठा था। खून की कमी से उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से सतर्कता से खुली थीं। प्रिया ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज़ में अभी भी तनाव था। हम कहाँ जा रहे हैं रोहन? हम हमेशा के लिए भागते नहीं रह सकते। रोहन ने गहरी सांस ली, तेज़ी से सोचते हुए। सबसे पहले हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, उसने रियर व्यू मिरर से समीर को देखा। हमें यह जानना होगा कि उसके पास अभी और कौन से पत्ते हैं जो उसने नहीं खोले हैं। समीर धीरे से हंसा, भले ही उसकी शर्ट पर खून टपक रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ? मैं बस एक भाग्यशाली इंसान हूँ जो दूसरों से ज़्यादा समय तक जिंदा रहा। रोहन मुड़कर उसे देखने लगा। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। नहीं, तुम अकेले बचे हो, और मुझे लगता है कि तुम उससे कहीं ज़्यादा जानते हो जितना तुम स्वीकार करना चाहते हो। समीर ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर एक लंबी सांस ली। तुम सही सोचते हो, लेकिन समस्या ये है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता भी चल जाए तो क्या तुम आगे क्या करोगे? रोहन चुप रहा। उसे यकीन नहीं था, लेकिन वह एक बात जानता था। अगर उसने इस कहानी को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो वह कभी भी सच में आज़ाद नहीं होगा। प्रिया ने अचानक स्टीयरिंग व्हील पर ज़ोर से हाथ मारा और फुसफुसाई, धत, एक गाड़ी पीछे लगी है। रोहन मुड़ा। दूर अंधेरे में एक काली शव उनका पीछा कर रही थी। हेडलाइट्स सीधे रियर व्यू मिरर पर पड़ रही थीं, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। समीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने कहा था, वह कभी किसी को भागने नहीं देती।
रोहन प्रिया की ओर मुड़ा, रफ्तार बढ़ाओ। प्रिया ने दांत भींचकर एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन पीछे की शव ने भी अपनी रफ्तार कम नहीं की। वह उनका पीछा कर रही थी। समीर ने अपना चेहरा सिकोड़ा, खून की कमी से उसके माथे पर पसीना आ गया था। हम हमेशा नहीं भाग सकते। रोहन ने चारों ओर देखा, एक मोड़ खोजने की कोशिश करते हुए। आगे की छोटी सड़क में मुड़ जाओ। प्रिया ने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी पेड़ों के बीच एक संकरे रास्ते पर चली गई। काली सब अभी भी पीछे थी। एक गोली की आवाज़ गूंजी, पीछे का शीशा टूट गया। प्रिया चिल्लाई, स्टीयरिंग लड़खड़ा गया। धत, वे सच में गोली चला रहे हैं। रोहन मुड़ा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। स्टीयरिंग पकड़े रहो, मैं संभालता हूँ। उसने वह बंदूक पकड़ी जो प्रिया ने पहले ली थी, खिड़की खोली और पीछे की ओर निशाना साधा। सूखी खिड़की से एक परछाई निकली और सीधे उन पर बंदूक तान दी। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबाया। रात के जंगल में गोली की आवाज़ गूंजी। वह आदमी नीचे गिर गया। सब एक तरफ लड़खड़ाई, लेकिन पीछा करना जारी रखा। प्रिया चिल्लाई, हमें इनसे तुरंत बचना होगा। रोहन ने चारों ओर देखा और फिर फैसला किया, आगे के मोड़ पर गाड़ी तेज़ी से रोको। मेरे पास एक योजना है। प्रिया ने दांत भींचे, लेकिन वैसा ही किया। जब वे मोड़ पर पहुंचे तो उसने अचानक ब्रेक लगा दिया। गाड़ी सड़क पर फिसल गई और घूम गई। पीछे की सब प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। वह सीधे आगे बढ़ी, नियंत्रण खो दिया और फिर सड़क के किनारे पेड़ों की कतार से टकरा गई। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। रोहन ने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। बंदूक अभी भी उसके हाथ में थी। प्रिया पीछे आई, उसकी आंखें अभी भी शव पर टिकी थीं। समीर हाँफ रहा था, लेकिन फिर भी गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहा था। वे पलटी हुई गाड़ी के पास पहुंचे। अंदर से एक परछाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। रोहन तेज़ी से आगे बढ़ा, बंदूक आगे की ओर तानी। उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और रोहन स्तब्ध रह गया। करण नहीं, मालिनी के गुर्गों में से कोई नहीं, बल्कि मालिनी खुद। वह लड़खड़ाते हुए उठी, माथे से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी हौंस रही थी। वह यहाँ क्या कर रही है? प्रिया ने कहा। रोहन ने बंदूक कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुमने यह सब पहले से ही प्लान किया था, है ना? मालिनी ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने माथे पर लगे खून को पोंछा। उसकी आंखें हमेशा की तरह तेज़ थीं। बेशक, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से पकड़ी जाऊंगी? समीर आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। उसने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था। उसने पुलिस को खुद को पकड़ने दिया और फिर अपने गुर्गों का इस्तेमाल करके खुद को बाहर निकलवा लिया। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। तो इसका क्या मतलब है? सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मालिनी धीरे से हंसी, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। रोहन ने पलक नहीं झपकाई। उसके हाथ में बंदूक अभी भी सीधे उस पर तनी हुई थी। तो इस बार उसने दृढ़ता से कहा, मैं इसे खुद ख़त्म करूँगा। मालिनी ने होंठ सिकोड़े जैसे वह इसी पल का इंतज़ार कर रही हो। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन उसमें ज़रा भी घबराहट नहीं थी। वह मुस्कुराई। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह एक शतरंज का खेल देख रही हो, जिसमें उसके पास अभी भी पलटने के लिए पत्ते बाकी हों। तो ऐसा है रोहन? उसकी आवाज़ गहरी थी, जिसमें एक डरावनी शांति थी। तुम सच में सोचते हो कि तुम इस कहानी को ख़त्म कर सकते हो? प्रिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ तेज़ थी। हम तुम्हें इस बार फिर भागने नहीं देंगे। मालिनी ने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे वह अपने प्रतिद्वंद्वी का मूल्यांकन कर रही हो। तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास बस इतने ही मोहरे हैं। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, दूर से कदमों की एक श्रृंखला गूंजी। रोहन मुड़ा और महसूस किया कि सड़क के दूसरी ओर अंधेरे से लोगों का एक समूह आ रहा है। उन्होंने मालिनी के पिछले गुर्गों की तरह सुरक्षा गार्ड की वर्दी नहीं पहनी थी। वे ठंडे, संगठित थे और इसने रोहन को चौंका दिया। समीर फुसफुसाया। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। ये ठीक नहीं है। ये उसके आदमी नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें उसने अंजाम भुगतने के लिए खरीदा है। रोहन ने बंदूक कसकर पकड़ ली। महसूस किया कि उसके शरीर की हर नस तन गई है। धत। मालिनी वहीं खड़ी रही,
उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। देखो रोहन, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। एक, बंदूक नीचे रखो और मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। दूसरा, तुम मुझे यहीं गोली मार दो, लेकिन तुम्हें इन लोगों का सामना करना पड़ेगा और मैं गारंटी देती हूँ कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। प्रिया एक कदम पीछे हटी। उसका हाथ भी उसकी कमर पर लगी बंदूक पर था। रोहन, हमें क्या करना है? रोहन ने नए आए लोगों के समूह पर एक नज़र डाली। उनके पास हथियार थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। अगर उन्होंने अभी लड़ने का फैसला किया तो उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। समीर धीरे से फुसफुसाया, उकसावे में मत आओ, हमें जल्दी सोचना होगा। मालिनी उन्हें देखती रही, जवाब का इंतज़ार करती रही। लेकिन उसी समय दूर से एक पुलिस गाड़ी का सायरन गूंजा। सड़क के सिरे से लाल और नीली बत्तियां चमक रही थीं, जो आसपास के पेड़ों पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। काले कपड़े पहने लोग तुरंत हिचकिचाए। कुछ ने एक दूसरे को देखा जैसे वे स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हों। मालिनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पुलिस को किसने बुलाया? रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन उसने अपने अनुमानों को धन्यवाद दिया। हवेली से निकलने से पहले उसने चुपके से पुलिस को अपनी लोकेशन के साथ एक अनाम संदेश भेजा था, ताकि सब कुछ हाथ से न निकल जाए। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हमारे पास मौका है, चलो। समीर कमज़ोर होने के बावजूद जब रोहन और प्रिया गाड़ी की ओर भागे तो उनके पीछे दौड़ने की कोशिश की। मालिनी के आदमियों के पास हथियार होने के बावजूद वे इस समय कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुलिस बहुत करीब आ गई थी। मालिनी ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके होठों पर मुस्कान फीकी पड़ गई। एक बार फिर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ हवा में घुल गई। रोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता। वे गाड़ी में घुस गए। प्रिया ने जल्दी से इंजन चालू किया और गाड़ी तेज़ी से घटनास्थल से निकल गई जैसे ही पुलिस पहुंची। समीर पीछे की सीट पर हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। क्या हम सच में बच गए हैं? रोहन ने रियर व्यू मिरर से देखा। मालिनी के लोगों के समूह को पुलिस रोक रही थी। उसे यकीन नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन कम से कम इस बार वे बच गए थे। प्रिया ने दांत भींचे। उसकी आंखें अभी भी आगे की सड़क पर टिकी थीं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रुककर जांच नहीं करना चाहती। रोहन ने एक लंबी सांस ली। उसके शरीर को आखिरकार लगातार तनाव की एक श्रृंखला के बाद आराम करने की इजाज़त मिली। लेकिन चाहे वे कितनी भी दूर गाड़ी चलाएं, वह जानता था कि अभी भी एक सवाल अनसुलझा है। क्या मालिनी सच में रुक गई थी, या उसके पास अभी भी पलटने के लिए कोई और पत्ता था? समीर, जैसे उसने रोहन के विचार पढ़ लिए हों, कमज़ोर आवाज़ में बोला, तुम जानते हो है ना, वह रुकेगी नहीं। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क की बत्तियां हर अंधेरे हिस्से से गुजर रही थीं। उसके दिमाग में चल रहे विचारों को प्रतिबिंबित कर रही थी। जानता हूँ, उसने फुसफुसाया, लेकिन अगली बार मैं इस शतरंज के खेल को ख़त्म करने वाला बनूंगा। गाड़ी रात में आगे बढ़ती रही अपने साथ। 3 ऐसे लोगों को ले गई जो अभी एक खतरनाक चक्रव्यूह से बचे थे। लेकिन रोहन, प्रिया और समीर तीनों समझते थे कि खेल अभी सच में ख़त्म नहीं हुआ है। गाड़ी रात में चली गई। हवेली के सारे हंगामे को पीछे छोड़ते हुए रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके दिमाग में अभी भी मालिनी की आवाज़ गूंज रही थी। वे तीखे शब्द एक चेतावनी की तरह थे। वह इसे हार नहीं मान रही थी। वह बस जवाबी हमले के लिए सही समय का इंतज़ार कर रही थी। प्रिया ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में अभी भी तनाव था। हम अब कहाँ जा रहे हैं? रोहन मुड़कर समीर को देखने लगा। वह सीट पर टिका हुआ था। खून की कमी से उसकी सांसें कमज़ोर थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से सतर्कता से खुली थीं। हम अस्पताल नहीं जा सकते, उसने धीरे से कहा। उसके जासूस हर जगह हैं। प्रिया ने दांत भींचे। तो फिर क्या करें? तुम्हारा इतना खून बह रहा है और तुम सड़क पर ही रहोगे। रोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं एक जगह जानता हूँ।
प्रिया ने उसे रियर व्यू मिरर से देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर ये एक जाल हुआ तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगी। रोहन धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में वह जानता था कि वह मजाक नहीं कर रही है। वे एक सुनसान सड़क पर मुड़े जहाँ एक पुराना घर था, लेकिन अभी भी धीमी रोशनी जल रही थी। यह डॉ वर्मा की जगह थी। एक सेवानिवृत्त डॉक्टर जो अभी भी उन लोगों का इलाज करते थे जो ध्यान में नहीं आना चाहते थे। रोहन ने अतीत में उनकी कुछ बार मदद की थी और वह उस पर एक एहसान मानते थे। प्रिया ने गाड़ी रोकी और फिर रोहन को देखा। पक्का रोहन ने सिर हिलाया, मेरे अलावा इस जगह को कोई नहीं जानता। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और समीर को सहारा दिया। उसने दांत भींचकर दर्द सहा, लेकिन शिकायत नहीं की। प्रिया पीछे पीछे चली। उसका हाथ अभी भी उस जेब में था जहां उसने बंदूक छिपाई थी। रोहन ने परिचित ताल में 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने आया। डॉ वर्मा ने रोहन को देखा, फिर खून से लथपथ समीर को। फिर से मुसीबत में फंस गए। रोहन ने एक लंबी सांस ली। लंबी कहानी है, मेरी मदद कर सकते हैं डॉ। वर्मा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी रास्ता देने के लिए पीछे हट गए। अंदर आ जाओ, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता। घर के पीछे के छोटे से कमरे में डॉ वर्मा ने सावधानी से समीर के कंधे पर लगे घाव को साफ किया और टांके लगाए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक भी आह नहीं भरी, भले ही वह स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में था। प्रिया दीवार के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखें लगातार देख रही थीं, जैसे डर हो कि कोई अचानक आ जाएगा। रोहन कुर्सी पर बैठ गया। आखिरकार उसे आराम करने का मौका मिला, लेकिन उसका दिमाग सोचना बंद नहीं कर सका। अगर मालिनी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई तो उसका अगला कदम क्या होगा। डॉ वर्मा ने काम करते हुए रोहन को देखा। इस बार तुम किससे उलझे हो? रोहन ने धीरे धीरे कहा, एक ऐसे इंसान से जिससे बचना आसान नहीं है। डॉ वर्मा ने और नहीं पूछा, लेकिन जब उन्होंने रोहन की आंखों में देखा तो एक खामोश समझ थी। तुम्हें कितना समय चाहिए? रोहन ने गहरी सांस ली। ज़्यादा नहीं, बस एक रात ठीक होने के लिए, और फिर हम चले जाएंगे। प्रिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखें गंभीर थीं जवाब खोजने। समीर ने अपनी आंखें खोली और धीरे से हंसा। मैंने कहा था, है ना, तुम इस मामले को छोड़ नहीं सकते। रोहन ने जवाब नहीं दिया। तुम ये बात किसी और से बेहतर जानते हो। प्रिया ने अपनी बाहें बांधकर सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि वह चुप बैठेगी? हमने अभी उसकी योजना का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया है। अगर वह अपनी शक्ति वापस पाना चाहती है तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। समीर ने दांत भींचे, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। हमने सिर्फ उसकी योजना को नहीं तोड़ा है, हमने वह चीज़ भी छीन ली है जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती है, नियंत्रण। रोहन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे परवाह नहीं है कि वह क्या सोचती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इस कहानी को खुद ख़त्म नहीं किया तो वह वापस आएगी। प्रिया फीकी हंसी। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? इससे पहले कि वह हमें ढूंढे, हम उसे ढूंढेंगे। रोहन ने सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। बिल्कुल। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से हंसा। तो मुझे लगता है कि मैंने दांव लगाने के लिए सही इंसान को चुना है। डॉ वर्मा ने रोहन को लंबे समय तक देखा और फिर एक लंबी सांस ली। तुम बहुत बदल गए हो रोहन। रोहन चुप रहा। उसे नहीं पता था कि वह बदल गया है या नहीं, लेकिन वह एक बात जानता था, वह चीज़ों को पहले की तरह जारी नहीं रहने देगा। लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन इस बार वह हमला करने वाला होगा। बाहर रात में कुछ इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रोहन डरा नहीं था, वह तैयार था। पट्टी बांधने के बाद समीर ने डॉ वर्मा के कमरे में पुरानी कुर्सी पर आंखें बंद करके आराम किया। कमरे में माहौल अभी भी भारी था। प्रिया अपनी बाहें बांधे खड़ी थी। उसकी आंखें रोहन को संदेह से देख रही थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? हम भाग सकते हैं उसकी नज़रों से, ओझल हो सकते हैं, वह ज़्यादा सुरक्षित होगा। रोहन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। नहीं, अगर हम भागे तो वह हमारा पीछा करती रहेगी।
इस कहानी को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका सामना करना है। समीर अपनी जगह से फीकी हौंसी हौंसा। मैंने भी तुम्हारी तरह सोचा था रोहन, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं है। रोहन ने उसे देखा, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। किसी ने सच में कोशिश नहीं की। मुझसे पहले वाले सभी लोग बीच में ही हार मान गए या उससे हार गए, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग करूँगा। प्रिया ने रोहन को लंबे समय तक देखा और फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, तो योजना क्या है? रोहन ने गहरी सांस ली। हमें उन सभी चीज़ों के सबूत चाहिए जो उसने की हैं गुमशुदगी के मामले। वे लोग जो कभी उसके लिए काम करते थे और बिना किसी निशान के गायब हो गए। हमें उसे ऐसा बनाना होगा कि वह और छिप न सके। समीर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम्हें लगता है कि तुम उसे इस तरह से गिरा सकते हो? रोहन ने सिर हिलाया। मैंने सबूत का एक हिस्सा एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया है जिस पर मुझे भरोसा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। तुमने यह सब भी पहले से सोच लिया था? रोहन फीकी हंसी हंसा। मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जितना वह सोचती है। समीर कमज़ोर हंसी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में प्रशंसा की एक किरण थी। 3 दिन बाद एक चौंकाने वाली खबर हर जगह फैल गई। मालिनी से जुड़े गुमशुदगी के मामलों के बारे में गुप्त दस्तावेज़ों की एक श्रृंखला लीक हो गई। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और इस बार उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन एक सुनसान सड़क पर खड़ा था और एक विशाल स्क्रीन पर मामले से जुड़ी खबर देख रहा था। प्रिया उसके बगल में आई और अपनी बाहें बांध ली। क्या यह खत्म करने के लिए काफ़ी है? रोहन थोड़ी देर चुप रहा और फिर सिर हिलाया। इस बार वह वापस नहीं आ सकती। प्रिया ने राहत की सांस ली। तो तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? रोहन ने दूर देखा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। समीर पास आया। उसकी आंखों में पहली बार राहत का भाव था। तुमने वह किया जो मैं कभी नहीं कर सका रोहन, और इसीलिए मैं तुम्हारा एक जान का कर्जदार हूँ। रोहन ने अपना सिर हिलाया। कोई किसी का कर्जदार नहीं है। हम सब मिलकर इस बुरे सपने से बाहर निकले हैं। प्रिया धीरे से हंसी। तो यह एक नई शुरुआत है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक नई शुरुआत। रात धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन इस बार यह एक डरावना अंधेरा नहीं था, बल्कि शांति थी। आखिरकार रोहन उस खेल से बाहर निकल गया था जो मालिनी ने बनाया था, और इस बार वह सच में आज़ाद था।